Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Asad. FSC Math Part 1 Exercise 1.3 लेक्चर नंबर 11 में आज हम क्वेश्चन नंबर 1-2 सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू द लीनियर फंक्शन। मतलब ये हमें पॉलिनोमियल फंक्शंस गिवन है, आप डिग्री 2 या डिग्री 3 या डिग्री 4, तो इसको मैं लीनियर फंक्शन या लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो पहले सिंपली हमें गिवन है z² प्लस 69। तो 9th क्लास में आप लोगों ने फॉर्मूलेस पढ़े थे a² माइनस b²। a² माइनस b² इक्वल है a प्लस बी और a माइनस बी का। a भी परफेक्ट स्क्वायर है और b भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ z भी परफेक्ट स्क्वायर है और 69 भी 169 भी परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे प्लस आ चुका है, जब माइनस होगा तो हम कर सकते हैं। तो फिर मैं इस टर्म्स को इसी फॉर्मूले की मदद से एक्सपेंड कर दूंगा, लेकिन इसको मैं इसी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर दूंगा, इसको मैं इस तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ कि मैं लिख दूंगा z², मैं इस तरह लिख सकता हूँ z² प्लस 169। इस प्लस की जगह मैं लिख सकता हूँ इस तरह z² माइनस 169, क्योंकि ये माइनस और माइनस जब वापस मल्टीप्लाइड हो जाएंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस प्लस की जगह माइनस इंटू माइनस लिख दिया। फिर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ z² माइनस, इस माइनस की जगह मैं -1 लिख सकता हूँ 169। ठीक है, इस माइनस की जगह मैंने -1 लगा दिया। ठीक है, अब आप लोग को पता है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है। आयोटा की वैल्यू -1 √ है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो ये जो -1 है, इसी -1 की जगह मैं आयोटा स्क्वायर लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, आयोटा स्क्वायर लिख दूंगा। तो यह जाएगा z² आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 169। अब यहाँ पे देखो 169 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इन दोनों टर्म्स को मैं इस तरह लिख सकता हूँ z² 13 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, 169 किसके बराबर है, 13 मल्टीप्लाइड बाई 13, 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 से 169 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो दिस इज a², दिस इज b²। जो a² माइनस b² और फॉर्मूला है a² माइनस b² विच इज इक्वल टू a प्लस बी एन टू a माइनस बी। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं लिख दूंगा z² माइनस 13 आयोटा होल स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ z प्लस 13 आयोटा और z माइनस 13 आयोटा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। आप इसको लीनियर फंक्शन भी कह सकते हैं, जिसमें z का पावर क्या है, 1 है। लीनियर फंक्शन या लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि इधर जब z² आएगा, z³ आएगा, तो उसका पावर जो है 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सेकंड पार्ट है 2z² प्लस 18। वीडियो स्टॉप कर दे, खुद ट्राई करो, आप क्या आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब अपना आंसर चेक करो। यहाँ पे देखो सबसे पहले इससे 2 कॉमन लो, क्योंकि 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो 18 में भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 मैंने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद इधर आ जाएगा z² प्लस 9, z² प्लस 9। फिर यही प्रोसीजर यूज़ करो, मतलब इस प्लस की जगह इधर भी माइनस लगा दो, इधर भी माइनस लगा दो। फिर इस माइनस की जगह आप लोग आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है। और यहाँ पे 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी जगह मैं 3 आयोटा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो एक दफ़ा प्लस में लिख दो और एक दफ़ा माइनस में लिख दो, तो यही आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर आएगा। थर्ड पार्ट को देख लो। अच्छा यहाँ थर्ड पार्ट भी आप लोग खुद ट्राई करो, वीडियो स्टॉप कर दें, इस पर प्रैक्टिस कर लें, फिर मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा यहाँ थर्ड पार्ट को कैसे सॉल्व करना है, पहले इससे 3 कॉमन लो। 3 मैंने कॉमन लिया, तो इधर आ जाएगा z² और इधर आ जाएगा 121। 121 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 363 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 कॉमन हुआ।
फिर मैं इसको इस प्लस की जगह वापस उसी तरह माइनस इधर बी लगा दो और इधर बी -1 लगा दो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 121 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। 121 को मैं लिख सकता हूँ 11 होल स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ? 11 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो फिर 121 की जगह 11 आ जाएगा और -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 121 -1, 121 -1 की जगह हम 11 आयोटा होल स्क्वायर लिख देंगे। तो फिर इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दो और एक दफ़ा माइनस में लिख दो। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मदद से इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दो और एक दफ़ा माइनस में लिख दो। ये थर्ड पार्ट था। अब यहाँ पे इसी पार्ट को देख लो, इधर लिखा है जेड स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई 25। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई 25। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह, जेड स्क्वायर -1 क्रॉस 3 डिवाइड बाई 25, क्योंकि माइनस इंटू माइनस से वापस +1 आ जाएगा। फिर -1 की जगह हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर, जेड स्क्वायर आयोटा स्क्वायर क्रॉस 3 डिवाइड बाई 25। फिर यहाँ पे देखो 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 25 परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह, जेड स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर √ के साथ कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 5 5 ज़ा 25 स्क्वायर। 3 की जगह √3 होल स्क्वायर लिख दिया, आयोटा स्क्वायर अपनी जगह पे है और 25 की जगह 5 स्क्वायर लिख दिया। अब स्क्वायर इसके ऊपर भी है, यहाँ भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है, तो इसको मैं सर लिख सकता हूँ जेड होल स्क्वायर माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाय 5 होल स्क्वायर, इस तरह मैं लिख सकता हूँ। फिर अकॉर्डिंग टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मदद से मैं इसको लिख सकता हूँ जेड होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ √3 आयोटा डिवाइड बाई 5 होल स्क्वायर। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दो, जेड प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 5 इंटू जेड माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाई 5। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अच्छा यहाँ 2 टर्म्स की बजाय 4 टर्म्स आ चुके हैं, 2z⁴ प्लस 3z² माइनस 10z। तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसी करनी है? यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दो टर्म्स में इसमें z² कॉमन है, क्योंकि z² इधर भी है और z² इधर भी है, और इसमें -5 कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है? -5 कॉमन है। तो यहाँ से मैं z² को कॉमन लूँगा, तो जब मैं z² को कॉमन लूँगा तो ये जाएगा 2z प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ मैं -5 कॉमन लूँगा तो ये भी 2z प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं इसको देख सकता हूँ 2z प्लस 3, ये इसमें कॉमन है, ये इधर भी है और ये इधर भी है, तो ये होल कॉमन हुआ, तो क्या रह गया? z² -5। फिर z² -5 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2z प्लस 3 z होल स्क्वायर माइनस √5 होल स्क्वायर। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दो, एक दफ़ा माइनस में लिख दो, तो रिक्वायर्ड आंसर आएगा 2z प्लस 3 इंटू z प्लस √5 z माइनस √5। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ, ये सैम्पल था। अच्छा, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है? यहाँ पे देखो हम एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, और हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ये z³ -7z
इस सिक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ 7 - 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 - 1 से वापस हमारे पास क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। और 7 - 1 लिखने का फ़ायदा क्या होगा, फिर अगर मैं इसको तरतीब में लिख दूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ z³ -1 - 7z + 7। इसको मैंने तरतीब में लिखा। फिर मैं इस तरह कर सकता हूँ कि ये जो 1 है, इसी 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ z³ -1 1³ = 1 आ जाएगा। और इनमें से -7 को कॉमन लो, इससे -7 को कॉमन लो तो ये जाएगा z-1 आ जाएगा। क्या जाएगा, z-1 आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इसलिए 6 को 7 - 1 में लिखा, क्योंकि यहाँ पे हम तो यहाँ पे 1 लिखने का मकसद हमारा ये था कि इस 1 की जगह हम -1 लिख सकते हैं। और फिर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है कि a³ - b³ जो है a³ - b³ इक्वल है a - b इंटू a² + ab + b²। तो इसको मैं इसी फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दूंगा। ये जाएगा a - b इंटू a² + ab + b²। इसी फॉर्मूले को इससे मैं एक्सपेंड कर दूंगा और यहाँ पे जाएगा 7z-1। तो यहाँ पे देखो, इधर आ जाएगा z-1 इंटू z² + z + 1 - 7z-1 आ जाएगा। ठीक है, तो z-1 इधर b है और z-1 इधर b है। ये इससे कॉमन लो, z-1 मैंने कॉमन लिया तो इधर क्या जाएगा, इधर आ जाएगा z² + z + 1 - 7। ये आ जाएगा। +1 - 7 से क्या जाएगा, -6 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू z-1 इंटू z² + z -6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। 2 3 × 6 मतलब 3 × 2 से, या 3 × -2 से -6 आएगा। मुझे इसको इस तरह एक्सपेंड करना है कि अगर उसको मैं ऐड या सेपरेट कर दूँ तो z आना चाहिए, और उसको जब मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो -6 आना चाहिए। तो इस z की जगह मैं लिख दूंगा 3z - 2z -6। तो ये आ जाएगा z-1, यहाँ z कॉमन लो तो z + 3 आ जाएगा, और यहाँ पे -2 कॉमन लो तो z + 3 इससे भी आ जाएगा। फिर इस z-2 को कंबाइन कर दो तो ये जाएगा z-1 इंटू z-2 z + 3। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अच्छा इसी पार्ट को देख लो, z³ - 2z² -23z -60। इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। इसकी फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते। जब इसकी फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसके लिए हमने याद रखना पड़ेगा फैक्टर थ्योरम। हमने क्या याद रखना पड़ेगा, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम इस तरह है कि अगर z-1 इसका फैक्टर होगा, ठीक है, मतलब z = a और a इसका फैक्टर है, तो फिर फी ऑफ a जो है, फी ऑफ a = 0 आएगा। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसी पॉलिनोमियल को मैं फी ऑफ z कह सकता हूँ। इस पॉलिनोमियल को मैं क्या कह सकता हूँ, फी ऑफ z कह सकता हूँ।
और ये आ जाएगा जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर माइनस 23z माइनस 60। पहली बात याद रखना है कि इसको मैं पी ऑफ जेड कह सकता हूँ। तो स्पेक्टर थ्योरम का मतलब क्या है? स्पेक्टर थ्योरम का मतलब ये है कि सपोज मेरे पास फी ऑफ जेड है जेड स्क्वायर माइनस वन है। सपोज ये हमारे पास पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस वन है। तो जेड माइनस ए, या मैं ए सी वैल्यू ले सकता हूँ, ए की सपोज मैंने वन वैल्यू ली, या ए की मैं माइनस वन वैल्यू भी ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ जेड की जगह वन पुट कर दूंगा तो वन स्क्वायर माइनस वन से क्या जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ जेड की जगह माइनस वन पुट कर दूंगा तो फिर भी इससे क्या जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो मतलब इसका a इज इक्वल टू वन और a इज इक्वल टू माइनस वन, ये दोनों इसके फैक्टर है, ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर है। ठीक है। तो अगर a किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो फिर फी ऑफ a इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके कितने फैक्टर हो सकती है। मतलब मैं जब इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर दूंगा ना तो मुझे एक फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, मुझे एक फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा कि वो फैक्टर कौन सा है। ठीक है। तो इसके लिए हम इस तरह कर देंगे कि हाईएस्ट पावर इसमें कौन सा है। हाईएस्ट पावर इसमें जेड क्यूब है और सबसे कम पावर इसमें कौन सा है, वो जेड स्क्वायर है। जेड पावर ज़ीरो है, मतलब इसको मैं जेड पावर ज़ीरो कह सकता हूँ। इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट वन है, इसका कोफिशिएंट क्या है, वन है। और इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस 60 है। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा, वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस 60, तो इससे आ जाएगा माइनस 60 आ जाएगा। क्या जाएगा, माइनस 60 आएगा। अब सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम एक फैक्टर चूज करेंगे ना, वो फैक्टर वन भी हो सकता है, वो फैक्टर टू भी हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है, माइनस टू भी हो सकता है। लेकिन हमें कितने पॉसिबल फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो माइनस 60 के फैक्टर कितने हैं। माइनस 60 के पॉसिबल फैक्टर है प्लस माइनस वन भी आ सकता है, प्लस माइनस टू भी हो सकता है, प्लस माइनस थ्री भी हो सकता है। मतलब इसी 60 को मैं वन पे डिवाइड कर सकता हूँ, माइनस वन पे भी डिवाइड कर सकता हूँ। इसी 60 को मैं टू पे भी डिवाइड कर सकता हूँ और माइनस टू पे भी डिवाइड कर सकता हूँ। इसी 60 को मैं थ्री पे भी डिवाइड कर सकता हूँ, माइनस थ्री पे भी डिवाइड कर सकता हूँ। इसी 60 को हम फोर पे भी डिवाइड कर सकते हैं, प्लस माइनस फोर पे भी डिवाइड कर सकते हैं। इसी 60 को हम फाइव पे भी डिवाइड कर सकते हैं, सिक्स पे भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा 8 पे तो नहीं हो सकता, 9 पे भी नहीं हो सकता, 10 पे डिवाइड कर सकते हैं, प्लस माइनस 10 पे डिवाइड कर सकते हैं, 12 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, और 15 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, और प्लस माइनस 30 पे भी डिवाइड कर सकते हैं। ये 60 के ऑल फैक्टर्स है। मतलब सिंथेटिक डिवीजन में जो फैक्टर हम लेंगे ना वो इसी में से होंगे, या प्लस वन होगा या माइनस वन होगा, टू होगा माइनस टू होगा। तो इसी किसी भी फैक्टर पे हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन फिर हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मुझे सपोज अगर मैं इसमें प्लस वन पुट कर दूँ तो प्लस वन में मेरे ख्याल में ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे वन क्यूब आएगा, इस माइनस टू आ जाएगा, माइनस 23 आ जाएगा और माइनस 60, तो इससे ज़ीरो नहीं आ सकता। अगर मैं माइनस वन लूँगा तो मेरे ख्याल में माइनस वन पे भी नहीं हो सकता। प्लस टू पे हम ट्राई करते हैं, फी ऑफ टू, पी ऑफ टू से आ जाएगा टू होल क्यूब माइनस टू इंटू टू स्क्वायर माइनस 23z इंटू टू और माइनस 60। तो इससे आ जाएगा 8 माइनस 8 माइनस 46 माइनस 60 पे भी नहीं हो सकता। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं माइनस टू पे चेक कर दूंगा तो माइनस टू पे भी हमारे पास ये नहीं हो सकता। और अगर मैं थ्री या माइनस थ्री पे चेक करूँ, सपोज इसको मैं थ्री पे चेक करना चाहता हूँ, फी ऑफ थ्री, फी ऑफ थ्री पे मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, तो यह जाएगा थ्री होल क्यूब माइनस टू इंटू थ्री स्क्वायर माइनस 23 इंटू थ्री माइनस 60। ठीक है। या इससे आ जाएगा 27, थ्री थ्री ज़ा 9 माइनस 18 आ जाएगा। इससे आ जाएगा थ्री थ्री ज़ा 9 69 आ जाएगा, और इससे 60 आ जाएगा। तो ये भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो थ्री भी हम नहीं ले सकते। और अगर फी माइनस थ्री लेंगे, फी माइनस थ्री, तो ये जाएगा माइनस थ्री होल क्यूब माइनस टू इंटू माइनस थ्री
होल स्क्वायर -3 -60। तो इससे आ जाएगा -27, फी ऑफ -3 से आ जाएगा -27, और ये आ जाएगा 9 -18, -18 हो जाएगा, ये +69 हो जाएगा, और ये -60 हो जाएगा हमारे साथ। तो यहाँ पे +18 और 69 को जब हम ऐड कर देंगे तो इससे 87 आ जाएगा, और -27 और -60 को जब हम ऐड कर देंगे तो इससे भी -87 आ जाएगा, -87 +87। तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पहला फैक्टर हमारे पास जो होगा वो -3 होगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू -3 पे ये इक्वल टू 0 देता है। इसको हम फैक्टर थ्योरम कहते हैं कि अगर z इज इक्वल टू a होगा तो फी ऑफ z फिर 0 होना चाहिए। मतलब इसमें मैं z की वैल्यूज पुट कर दूंगा और वो 0 के इक्वल आना चाहिए। जो टर्म्स यहाँ पे हम लेंगे, z की जगह 1 लेंगे या 2 लेंगे या 3 लेंगे और उससे 0 आ जाएगा, तो मतलब वो इसी z का रूट होगा, वो उसी z का फैक्टर होगा। तो z इज इक्वल टू 3 हमारे पास ये पहला फैक्टर हुआ। तो फिर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ z+3 इज इक्वल टू 0। -3 को उस तरफ शिफ्ट कर दो तो इस तरह भी मैं ले सकता हूँ फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मुझे यूज़ करना है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन आप लोग इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो हाईएस्ट पावर के जो पहला कोफिशिएंट है वो 1 है, 1 लिखो। फिर z² का कोफिशिएंट 2 है, फिर -23 हुआ, और फिर -60 हुआ। और ये किस पे सेटिस्फाइड हुआ? ये -3 पे सेटिस्फाइड हुआ। ये किस पे सेटिस्फाइड हुआ? -3 पे। तो इधर मैं लिख दूंगा -3। इधर मैं क्या लिख दूंगा? -3। तो सिंथेटिक डिवीजन में पहला टर्म तो हम सेम टू सेम लिखते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में पहला टर्म हम सेम टू सेम लिख देंगे, नो चेंजिंग। फिर 3 1 सा 3 -3 आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा -1 आ जाएगा। -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो तो -3 इंटू -1 से +3 आ जाएगा। इससे आ जाएगा -23, और +3 से -20 आ जाएगा। -20 और 3 को मल्टीप्लाइड कर दो तो इससे +60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? +60 आ जाएगा। तो ये लास्ट टर्म मस्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, वैसे अगर आप डायरेक्ट सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करोगे तो आपको ये कैसे अंदाज़ा होगा कि मैं +1 लूँगा या मैं -1 लूँगा या मैं 2 लूँगा या 3 लूँगा? तो ये आसान तरीका है कि पहले इसके पॉसिबल रूट्स फाइंड करो कि इसकी फैक्टर कितनी है, -60 के फैक्टर्स कितनी है। फिर बारी बारी चेक करना है कि +1 पे 0 देता है या नहीं देता, -1 पे 0 देता है या नहीं देता। फिर +2 -2 पे चेक करना है, फिर +3 -3 पे चेक करना है, इसी तरह। ठीक है, सम टाइम पहले टर्म पे भी हो सकता है, सम टाइम सेकंड टर्म पे भी हो सकता है, और सम टाइम थर्ड टर्म्स पे ही होगा, लेकिन इसी पे ज़रूर होगा, किसी ना किसी फैक्टर पे इस पे ज़रूर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो रिमेनिंग टर्म्स है वो हम इस तरह लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 1.z²। अब यहाँ पे होल पावर किया था, पावर 3 था, तो ये पावर रिड्यूस हो जाएगा स्क्वायर में, 1.z² हो जाएगा, ये -z हो जाएगा, और ये -20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको हम अब फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। 4 5 are 20, तो मैं लिख सकता हूँ -z की जगह -5z + 4z -20 इज इक्वल टू 0। तो इससे z कॉमन लो, जब मैं z कॉमन लूँगा तो हो जाएगा z -5, और इससे +4 कॉमन लो तो हो जाएगा z -5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा z +4 z -5, दो ये हुए, और एक ये वाला है z+3 वाला है। तो ये पॉसिबल फैक्टर्स है। ठीक है, इसी पॉलिनोमियल के, ये इसी पॉलिनोमियल के पॉसिबल फैक्टर्स है। तो इसी मेथड से करनी है। ठीक है, आप नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को देख लो। तो इसको भी सिंथेटिक डिवीजन मेथड से करना है। इसको पहले लिख दो पॉलिनोमियल फॉर्म में, फी ऑफ z इज इक्वल टू 2z³ + 9z²
माइनस 11z माइनस 30, इसमें लिख दिया। तो पहले इसके पॉसिबल फैक्टर फाइंड कर दो कि पॉसिबल फैक्टर्स कितनी है, मतलब सिंथेटिक डिवीजन में मैं कौन कौन सा फैक्टर ले सकता हूँ। तो जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट क्या है, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 2 है, और कांस्टेंट टर्म जो है या जिसका मतलब लोएस्ट पावर है z पावर 0 हम लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट माइनस 30 है लोएस्ट पावर का। तो इसको मल्टीप्लाइड कर दो, 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 30 से आ जाएगा माइनस 60, 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 30 से क्या आ जाएगा, माइनस 60 आ जाएगा। अब इस माइनस 60 के पॉसिबल फैक्टर कौन से है, पॉसिबल फैक्टर मीन कि माइनस 60 कौन कौन से फैक्टर पे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो माइनस 60 हम +1 पे भी डिवाइड कर सकते हैं और -1 पे भी डिवाइड कर सकते हैं। माइनस 60 हम +2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, -2 पे भी एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली जब डिवाइड होंगे मतलब कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। -60 को हम +3 पे भी डिवाइड कर सकते हैं और -3 पे भी डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह +4 पे भी डिवाइड हो सकता है, -4 पे भी डिवाइड हो सकता है। इस तरह -5 +5 पे, +6 -6 पे, ठीक है। 10 6 60 से, और इस तरह 7 पे नहीं हो सकता, 8 पे भी नहीं हो सकता, 9 पे भी नहीं हो सकता, 10 पे हो सकता है, +10 -10 पे, इस तरह +12 -12 पे, इस तरह +15 -15 पे, और इस तरह -30 पे, +30 -30 पे डिवाइड हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी हम सिंथेटिक डिवीजन में रूट्स लेंगे तो वो ये होने चाहिए, ये आसान तरीका है। मतलब खुद से हम नहीं ले सकते कि +1 लें या -1 लें। तो चलो इसको पहले ट्राई करते हैं कि ये +1 पे हो सकता है। तो मेरे ख्याल में अगर मैं यहाँ z की जगह 1 पुट कर दूंगा तो इससे आ जाएगा 2 + 9 से 11 आ जाएगा, 11 ख़त्म हो जाएगा लेकिन 30 रह जाएगा। मतलब फिर मुझे फी ऑफ z = 0 लाना चाहिए, फी ऑफ z क्या होना चाहिए, = 0 होना चाहिए। तो इस तरह -1 पे भी नहीं हो सकता। इस तरह अगर मैं हम 2 पे चेक कर दें तो चलो 2 पे ट्राई कर दो। तो फी ऑफ 2 × 2 क्यूब +9 × 2 स्क्वायर -11 × 2 -30। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इससे आ जाएगा 16, इससे आ जाएगा 36, इससे आ जाएगा 22 और इससे आ जाएगा 30। तो 16 + 36 से, 16 + 36 से भी 52 आ जाएगा और यहाँ पे भी 52 आ जाएगा। तो ये = 0 हुआ, मतलब फी आप, तो यहाँ 52 - 52 से 0 आ जाएगा। तो फी ऑफ 2 हमारे पास 0 हुआ, मतलब हमारे पास पहला फैक्टर या पहला रूट्स फैक्टर थ्योरम की मदद से z = 2 हुआ। और इस z = 2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, z - 2 = 0, क्योंकि +2 जब उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करना है। तो सिंथेटिक डिवीजन इस तरह यूज़ करना है कि ये जो हमें z³ हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 2 है वो मैं इधर लिख दूंगा, ठीक है। फिर z² का कोएफिशिएंट +9 है और z का कोएफिशिएंट -11 है और यहाँ पे आ जाएगा -30। फिर यहाँ पे जो जिस टर्म पे ये हमारे पास 0 बन चुका है, ये पॉलिनोमियल जिस टर्म पे 0 बन चुका है वही टर्म्स हमने यहाँ पे लगाना है, खुद से नहीं लेना है, ठीक है। जिस टर्म पे ये हमारे पास 0 होगा तो उसी टर्म्स पे हमने यही लेनी है। तो पहला टर्म तो सेम टू सेम आएगा, नो चेंजिंग, पहला टर्म सेम टू सेम आएगा। 2 इधर भी है, 2 इधर भी हुआ, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, वो 4 इधर ऐड कर दो तो 9 + 4 से 13 आ जाएगा। फिर इसी 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, 13 × 2 से 26 आ जाएगा, वो इधर लगा दो। 26 से 11 को माइनस कर दो तो 15 आ जाएगा। 26 से 11 को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 15 को वापस 2 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो तो 30 आ जाएगा। तो जिस टर्म्स पे हमारे पास ये 0 बन चुका था पॉलिनोमियल, वही हमने सिंथेटिक डिवीजन में यहाँ पे लेनी है।
और वो टर्म्स जो आप लोग इधर लोगे तो आखिरी टर्म मस्ट इक्वल टू ज़ीरो आएगा। लास्ट टर्म हमारे पास हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो बाकी 3 टर्म्स है 2, 13 और 15, ये जेड क्यूब से रिड्यूस हो जाएगा जेड स्क्वायर में। तो ये जाएगा 2z स्क्वायर प्लस 13z और प्लस 15 इज इक्वल टू ज़ीरो, प्लस 15 इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, इसको हमने कैसे करनी है। तो फैक्टराइजेशन इसकी हो सकती है, मैं लिख सकता हूँ 2z स्क्वायर 13 की जगह मैं लिख दूंगा 10z प्लस 3z प्लस 15 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इससे 2z कामन लो, जब 2z कामन लूँगा तो आ जाएगा z प्लस 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 कामन लो तो इधर आ जाएगा z प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आ जाएगा 2z प्लस 3 और z प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जो पॉसिबल रूट्स है हमारे साथ, एक ये वाला है z माइनस 2 है और दो ये है। तो इसको मैं सर लिख सकता हूँ z माइनस 2 एन टू z प्लस 5 एन टू 2z प्लस 3। तो इसको हमने लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इसी मेथड से करनी है। ठीक है, बाकी ये पार्ट नंबर 9 तो सिंपल है, मतलब मैं लिख सकता हूँ z स्क्वायर माइनस 8z प्लस z माइनस 8। तो इससे z कामन लो तो z माइनस 8 आ जाएगा, और इससे प्लस 1 कामन लो तो z माइनस 8 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू z प्लस 1 z माइनस 8। ये पार्ट नंबर 9 है, ये तो सिंपल है। ठीक है, इसके हम सिंपली फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और जो पार्ट नंबर 10 है 4z स्क्वायर माइनस 7z माइनस 11 4 ज़ा 44, और 11 से जब 4 को माइनस कर दोगे तो 7 आ जाएगा। तो ये सिंपली फैक्टराइज हो सकता है z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 4z माइनस 11 इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो मत लो। तो इससे z कामन लो तो ये जाएगा 4z माइनस 11, और इससे प्लस 1 कामन लो तो 4z माइनस 11 आ जाएगा। तो ये जाएगा z प्लस 1 एन टू 4z माइनस 11 आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 10 था। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो।